हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आज हम हमारा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मोशन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग, प्रत्यास्थ डोरियों की गति। ये हमारा फोर्थ चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हुक्स लॉ, हुक का नियम। उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं हम, इसके अंदर हमें क्या दी होगी, स्ट्रिंग जो दी होगी वो क्या होगी, इलास्टिक स्ट्रिंग होगी, प्रत्यास्थ डोरी होगी। मान लो स्ट्रिंग है ओ से लेकर के ए तक, तो ओ से लेकर के ए तक स्ट्रिंग है और ओ इसका क्या है, फिक्स पॉइंट है। हमने माना इसकी ए जो है वो नेचुरल लेंथ है, स्वाभाविक लंबाई है। अब क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है इलास्टिक है, डोरी जो है प्रत्यास्थ है, इसको खींचा जा सकता है। हमने क्या किया, इसे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक खींच दिया। इस बी पॉइंट तक खींचा तो इसमें कोई एक्सटेंशन आएगी, विस्तार आएगा भी इसके अंदर खींचेंगे। तो हमने मान लिया कि इसके अंदर एक्सटेंशन कितनी आई, बी आई, विस्तार इतना आया। जो हम खुद एक्सटेंशन देते हैं उसे हम एसएचएम में क्या बोला करते थे भाई, उसे बोला जाता है एम्पलीट्यूड आयाम। एम्पलीट्यूड आयाम, आप एसएचएम का आर्टिकल जरूर देखिएगा, इसमें यूज होगा। तो उसे हम बोलते हैं भाई एम्पलीट्यूड आयाम। जो एक्सटेंशन हम खुद देते हैं उसे बोला जाता है एम्पलीट्यूड आयाम। अब देखिए, ये ओ से ए तक इसकी नेचुरल लेंथ थी, स्वाभाविक लंबाई थी। इसको हमने खींचा, मान लो एक ये रबड़ है, इसको खींचा तो इसमें एक टेंशन बनती है जो इसको इसकी नेचुरल लेंथ में लाना चाहती है। अगर हम फिक्स पॉइंट से किसी रबड़ को खींचें तो हमें हाथ पे हमारे क्या लगता है, फोर्स लगता है। जैसे ही उसे हम छोड़ेंगे वो किस तरफ भागता है, उसकी खुद की नेचुरल लेंथ की तरफ भागेगा। तो ऐसे जैसे ही मैं इसे बी पॉइंट से छोड़ूंगा ये इस तरफ की तरफ भागेगी। मान लो यहाँ पर एक पार्टिकल बांधा हुआ है ए पर, एक उसको मैंने पकड़ के यहाँ तक खींचा, जैसे ही छोड़ूंगा वो पार्टिकल इस तरफ भागेगा। और भागेगा किस वजह से, इस टेंशन की वजह से, क्योंकि ये हमारे पास एक इलास्टिक स्ट्रिंग है, प्रत्यास्थ डोरी है। एक रबड़ को अगर हम खींचते हैं तो हमारे हाथ पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। और जैसे ही हम उस पार्टिकल को छोड़ दें तो उस तरफ भागते हैं। उस फोर्स को ये टेंशन टी से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो जैसे ही यहाँ से मैं इस पार्टिकल को छोड़ूंगा, पार्टिकल हमने इस तरफ चलना शुरू हो जाएगा। हमने माना किसी टाइम टी पर पार्टिकल कहाँ पहुँचा, पी पॉइंट पर। पी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी, और एक्सटेंशन कितनी रह गई, x रह गई। एक्सटेंशन हम कहाँ से मेजर करेंगे, a से इस तरफ जो भी होगी वो हमारी एक्सटेंशन होगी। a से इस तरफ हम जो भी शो करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ तक तो इसकी नेचुरल लेंथ है, स्वाभाविक लंबाई है, तो विस्तार कहाँ शो करेंगे, जो नेचुरल लेंथ के बाद होगा। तो अब एक्सटेंशन कितना रह गया, x रह गया। तो यहाँ पर ये जो टेंशन थी हमारी t, इसको फाइंड करने के लिए हुक्स ने एक रूल बनाया था। ये हुक्स की पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर से उसके रूल को पढ़ते हैं। ये कहते हैं टेंशन इन एन इलास्टिक स्ट्रिंग। ये जो टेंशन थी इलास्टिक स्ट्रिंग में, इज प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल होती है टू इट्स एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ में जो एक्सटेंशन होगी ना, उसकी ये क्या होती है, इक्वल प्रोपोर्शनल होती है। किसी प्रत्यास्थ डोरी में तनाव, ये जो टेंशन होता है टी प्रत्यास्थ डोरी के अंदर, ये उसकी लंबाई जो स्वाभाविक लंबाई है में प्रति इकाई विस्तार के बराबर होता है। उसमें जो विस्तार होगा प्रति इकाई, उसके क्या होता है, बराबर नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पर प्रोपोर्शनल आएगा, समानुपाती आएगा, समानुपाती। ठीक है भाई। अब इसमें आप देखिए, ये रूल था टेंशन प्रोपोर्शनल, एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन होगी जिस पॉइंट पर हम काम कर रहे हैं, ये इसका फॉर्मूला है, टेंशन होगी प्रोपोर्शनल, जो एक्सटेंशन होगी जिस पॉइंट पर हम काम कर रहे हैं, जिस बिंदु पर विस्तार है, अपॉन में क्या लेना है, नेचुरल लेंथ। मान लो हम यहाँ पे किस पे लिख रहे हैं, एट पी पॉइंट पर टेंशन शो करना चाहते हैं। तो पी पॉइंट पर, तो ये देखिए पहले ऊपर क्या लिखना है, ये टी आ गया, ये प्रोपोर्शनल आ गया, एक्सटेंशन एट पॉइंट, उस बिंदु पर विस्तार कितना है। पी पॉइंट पर जो विस्तार है, जो एक्सटेंशन है, वो है हमारे पास एक्स। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, एक्स अपॉन नेचुरल लेंथ, स्वाभाविक लंबाई, स्वाभाविक लंबाई इसकी क्या है भी, ए, अपॉन में हमने ए लिख दिया। तो t इक्वल्स टू, ये प्रोपोर्शन हटाया, यहाँ पे लगा हमारे पास लेमडा, लेमडा एक्स अपॉन ए कॉन्स्टेंट लगाया। इस लेमडा को क्या बोला जाता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थ मापांक बोला जाता है। तो क्या था भी, हमारे पास एक इलास्टिक स्ट्रिंग थी, ओ पॉइंट पर बंधी हुई है, टेबल के ऊपर है, यहाँ पे एक पार्टिकल लगा हुआ है। इस पार्टिकल को हमने कहाँ तक खींचा, बी तक खींचा। अब खींचा तो हमारे हाथ पे क्या लगेगा, फोर्स, एक टेंशन लगेगी। वो टेंशन किस तरफ लगेगी, वो इसको अपनी नेचुरल लेंथ में लाना चाहती है। हमने जो खींचा है ना, वो उसको अपने नेचुरल लेंथ में लाना चाहती है। तो जैसे ही हम छोड़ेंगे, इस टेंशन की वजह से पार्टिकल इस तरफ क्या करेगा,
मूव करेगा। तो हमने क्या माना, जैसे ही हमने पार्टिकल को छोड़ा, मास m का कोई पार्टिकल था, वो पॉइंट P पर आ गया t टाइम के बाद, और P पर वेलोसिटी v है, और अब एक्सटेंशन कितना रह गया x, पहले v था, इस एक्सटेंशन को एम्पलीट्यूड आयाम बोला जाता है, अब कितना रह गया x रह गया। तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप लिखना एक्सटेंशन फाइंड करना चाहते हो तो ये क्या होती है भी, एक्सटेंशन उस बिंदु पर, उस पॉइंट पर कितनी है, विस्तार कितना है, अपॉन में नेचुरल लेंथ क्या है। तो देखिए अभी नेचुरल लेंथ स्वाभाविक लंबाई क्वेश्चन में अलग अलग दी होगी, हम नीचे लिख दिया करेंगे। यहाँ पर इस पी पॉइंट पर हम जितनी भी एक्सटेंशन हमें दी हो या हमें पता हो या हम माने, वो हम क्या लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे। प्रोपोर्शनल की जगह साइन हटाया तो कांस्टेंट लगा लैम्डा। लैम्डा क्या है यहाँ पर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता मापांक। अब हम इसका आर्टिकल करेंगे भी। तो स्टूडेंट्स अब हम हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल करने जा रहे हैं, प्रत्यास्थ डोरी की क्षैतिज गति, इलास्टिक स्ट्रिंग का हॉरिजॉन्टल मोशन, ये पढ़ने जा रहे हैं। ये आर्टिकल हमारा, तो पहले इससे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, मोशन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग, एक इलास्टिक स्ट्रिंग के अंदर पार्टिकल का मोशन करवाना है भी। वुज वन एंड इज फिक्स्ड, जिसका एक सिरा क्या है, फिक्स है, एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर, ऑन द टेबल, ऑन द स्मूथ टेबल, किसी स्मूथ टेबल के ऊपर एक इलास्टिक स्ट्रिंग पड़ी है, और वो कहता है उसका एक सिरा क्या कर दो, फिक्स कर दो। एंड टू द अदर एंड, और उसका जो दूसरा सिरा है, टू ए पार्टिकल ऑफ मास m, उस पर क्या अटैच कर दो, मास m का एक पार्टिकल लगा दो। फिर क्या करना है, द पार्टिकल इज पुल्ड अप, उसको थोड़ा सा खींचो, एट ए डिस्टेंस एंड देन रिलीज, और फिर क्या करो, छोड़ दो। खींच के छोड़ेंगे तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा। वही हमने डिस्कस करना है कि किसी प्रत्यास्थ डोरी का एक सिरा चिकनी क्षैतिज मेज पर स्थिर है। हमें क्या दिया हुआ है, वन एंड क्या दिया हुआ है, फिक्स दिया हुआ है। तो अगर हमारे पास मान लो ये वो टेबल है, तो वो कहता है कि एक सिरा आप क्या कर लो, फिक्स कर लो। ये मान लो हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है, इलास्टिक स्ट्रिंग OA है। तो सबसे पहले हम यही बता देंगे कि OA हमारे पास क्या है, एक इलास्टिक स्ट्रिंग है। फर्स्ट लाइन में हमें क्या बताया गया है, मोशन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग वुज वन एंड इज फिक्स्ड, प्रत्यास्थ डोरी का एक सिरा चिकनी क्षैतिज मेज पर स्थिर है, फिक्स कर दिया। ऑन द टेबल एंड अदर एंड पे क्या लगा हुआ है, मास m बंधा हुआ है, तथा दूसरे सिरे पर m द्रव्यमान का कण बांध कर, ये कण बांध दिया। मान लो यहाँ पर हमने कुछ दूरी तक खींचकर छोड़ दो, पार्टिकल इज पुल्ड अप टू डिस्टेंस एंड देन रिलीज। तो हमने क्या किया, इसे A से लेकर के B तक खींचा। नेचुरल लेंथ, स्वाभाविक लंबाई हमने इसकी क्या मानी, A, ये हमने नेचुरल लेंथ इसकी मान ली, स्वाभाविक लंबाई इसकी मान ली हमने। उसके बाद हमने क्या किया, खींचा, इसको खींचा कितना हमने, B। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक्सटेंशन, EXT लिख रहा हूँ मैं, एक्सटेंशन। ये हमारे पास क्या है, विस्तार। इसी को हम SHM में क्या बोला करते थे भी, एम्पलीट्यूड। जो हम खुद देते हैं विस्तार, उसे एम्पलीट्यूड आयाम बोलते थे SHM में। SHM का आर्टिकल भी थोड़ा सा देखो। SHM में ना खुद की लेंथ होती नहीं थी, जैसे यहाँ पे नेचुरल लेंथ है ना, SHM में O पर पार्टिकल था, बस O से ही खींचते थे, ये A होता था हमारे पास। इसे हम बोलते थे एम्पलीट्यूड आयाम। बस इसमें क्या है, वो एम्पलीट्यूड आयाम B है हमारे पास। और यहाँ पर जैसे छोड़ते थे, जितना ये इधर आता था उतना ही क्या करता था, आगे जाता था। ये SHM का आर्टिकल था, O पर पार्टिकल पड़ा होता था, खुद की रबड़ की कोई लंबाई नहीं होती थी, हम A तक खींचते थे, छोड़ते थे, वो ऐसे SHM करता था। ये एम्पलीट्यूड हमारे पास आयाम होता था। इसमें क्या है, नेचुरल लेंथ दी हुई है, तो हमने मान ली A है नेचुरल लेंथ, इसे हमने B तक खींचा। अब इसमें अगर हमने खींचा, तो हमने अभी हुक्स लॉ में देखा था, अगर इलास्टिक स्ट्रिंग को खींचोगे तो उसमें एक टेंशन बनेगी, जो उसको किस तरफ लेके आएगी, इसकी नेचुरल लेंथ की तरफ लाना चाहेगी। तो देखिए अभी यहाँ पे पार्टिकल पे एक फोर्स लगेगा, जैसे ही छोड़ेंगे हमने क्या माना कि T टाइम बाद पार्टिकल T टाइम बाद किस पॉइंट पर आ गया, P पॉइंट पर आ गया, और डिस्टेंस कितनी रहेगी, एक्सटेंशन कितनी रहेगी, x। P पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, v। और ये इस तरफ आ किसकी वजह से रहा है, ये इस तरफ आ रहा है टेंशन इलास्टिक स्ट्रिंग में जो पैदा हुई है, उसकी वजह से ये इस तरफ आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस तरफ T आ गया। अब इस तरफ देखिएगा भी, ये है हमारे पास एम्पलीट्यूड आयाम, कौन सा, B। जहाँ एम्पलीट्यूड आयाम होता है पार्टिकल, वहाँ क्या करता है SHM, और उसमें अभी देख भी लेंगे आगे हम। अब हम इसमें क्या करेंगे, P पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ
मोशन लिखेंगे। हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। उससे पहले सॉरी थोड़ी चीज़ें बता देते हैं कि ओ ए हमारे पास क्या है, इलास्टिक स्ट्रिंग है। लेट ओ ए इज द इलास्टिक स्ट्रिंग, माना ओ ए प्रत्यास्थ डोरी है। नेचुरल ओ ए प्रत्यास्थ डोरी है, whose लेंथ इज ए, उसकी लेंथ कितनी है ए, जिसकी लंबाई ए है। ठीक है भाई। अब हमने एक्सटेंशन कितना दिया है इसको, बी। तो माना ओए में विस्तार इक्वल्स टू बी। लेट एक्सटेंशन इन ओ ए इक्वल्स टू बी। ये हमने क्या दे दी, एक्सटेंशन के बारे में बता दिया। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, डायग्राम को समझिए। क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि एक सिरा तो आपने क्या रखना है इलास्टिक स्ट्रिंग का, फिक्स। हमने इलास्टिक स्ट्रिंग किसको माना, ओ ए को, उसका सिरा ओ क्या कर दिया, फिक्स। दूसरे पर वो कहता है एम मास का पार्टिकल बांधो और उसे कुछ खींचो। हमने बी पॉइंट तक खींचा, बी डिस्टेंस तक खींचा। जो चीज़ खींचा उसे हमने एक्सटेंशन विस्तार बोला। एसएचएम में इसे को ही एम्पलीट्यूड आयाम बोला जाता था। हमने इसे बी पॉइंट तक खींचा। अब वो कहता है छोड़ दो। जैसे ही हम छोड़ेंगे तो इस तरफ भागेगी, क्योंकि इलास्टिक स्ट्रिंग थी। खींचा है तो हमारे हाथ पर एक फोर्स लगता है जब हम रबड़ को खींचते हैं। वो जो फोर्स होता है उसे नेचुरल लेंथ में ले जाना चाहता है, उसे हम टेंशन टी से शो करते हैं। जैसे ही पार्टिकल को छोड़ेंगे वो इस तरफ भागेगा। तो हमने क्या कहा कि टी टाइम बाद पार्टिकल आ गया पॉइंट पी पर। पी पर उसकी वेलोसिटी क्या है, वी। अच्छा, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी उसकी, यहाँ पर हमने पकड़ रखा है तो वेलोसिटी 0 होगी, टाइम 0 होगा। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, बी। एक्सटेंशन कहाँ से मेजर करनी है, नेचुरल लेंथ के बाद। तो ये वाला एक्स यहाँ पर पहुँचेगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा। ये इनिशियल कंडीशन है हमारे पास। जैसे ही हमने इसको छोड़ा, हमने कहा पी पर आ गया, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। हमने कहा कितनी होगी, यहाँ पर वी होगी और डिस्टेंस कितनी रह गई, एक्स रह गई। उस वही चीज़ों को फिर हमने वहाँ पे लिखा है कि ओ ए प्रत्यास्थ डोरी है, इलास्टिक स्ट्रिंग है। नेचुरल लेंथ जैसे खुद की लेंथ ए है, लंबाई खुद की ए है। हमने एक्सटेंशन कितना दिया है, बी। विस्तार कितना दिया है, बी। और फिर हम पार्टिकल को छोड़ेंगे तो पार्टिकल मूव करेगा। जिस पॉइंट पर हम रोकते हैं उस पर हमें काम करना है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन एट पी। बिंदु पी पर कण की गति का समीकरण, बिंदु पी पर कण की गति का समीकरण। तो ये देखिए अभी जब हम सेकंड चैप्टर एसएचएम का कर रहे थे उसमें ना हमें एक्सेलरेशन दिया होता था क्वेश्चन में। इस तरह से बोला जाता था कि ये एक्सेलरेशन से पार्टिकल चल रहा है। हम कहते थे ओरिजिन की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव लगाते थे, और ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो यहाँ पे भी हम किसको लिखते थे, एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन इक्वल क्या लिखते थे, एक्सेलरेशन। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है कि हमने जब इसको खींचा तो हमारे हाथ पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स उसको वापस की तरफ ले जाना चाहेगा। तो अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है, फोर्स इक्वल्स टू फोर्स लिखना है। एक फोर्स तो क्या है अभी हमारे पास, माइनस टी है। माइनस टी क्योंकि है, टेंशन इस तरफ है, ओरिजिन की तरफ है। अगर इस तरफ आ रही है तो हम क्या लेंगे, उसको नेगेटिव में लेंगे। दूसरा ये लिखेंगे हम, क्यों, ये है हमारे पास m, ये है एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन हमारे पास होता है फोर्स। ये आपको पता होगा, अभी फिजिक्स में आपने पढ़ चुके हैं कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स। तो इन दोनों को हम क्या लिखेंगे, इक्वल रखेंगे। इक्वेशन हमारी ऐसे चलेगी, जैसे हम सेकंड चैप्टर में एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन के इक्वल रखते थे, यहाँ फोर्स को फोर्स के इक्वल रखना है। ये हमारा फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन, एम ए फोर्स बन गया। इधर ये फोर्स है ओरिजिन की तरफ आ रहा है, माइनस टी। अब हुक्स लॉ अभी हमने पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लिखना है, टी की वैल्यू, टेंशन की वैल्यू वो होती है लैम्डा। फॉर्मूला क्या है हमारे पास टी का, लैम्डा एक्सटेंशन जिस पॉइंट पर काम कर रहे हैं अपॉन में नेचुरल लेंथ, किस पॉइंट पर काम कर रहे हैं, पी पर। पी पर एक्सटेंशन एक्स, नेचुरल लेंथ ए। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई।
हम इसको आगे लिखेंगे f इक्वल्स टू माइनस लैम्डा m इधर आके अपॉन में हो जाएगा am x। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसको मैं रब कर रहा हूँ अभी। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। ये किस फॉर्म में है, हम ये लिखेंगे सिंस इक्वेशन 1 समीकरण 1 f इक्वल्स टू माइनस म्यू एक्स की फॉर्म में। अभी देखो f माइनस ये म्यू और ये x, सिंस इक्वेशन 1 इज इन द फॉर्म ऑफ f इक्वल्स टू माइनस म्यू एक्स। इस फॉर्म में जब होता है तो क्या करता है पार्टिकल, SHM। सो देयरफॉर पार्टिकल इज इन SHM। पार्टिकल क्या कर रहा है, SHM सरल आवर्त गति कर रहा है। चूंकि समीकरण 1 f इक्वल्स टू माइनस म्यू एक्स के रूप की समीकरण है, अतः पार्टिकल SHM कर रहा है। यहाँ पर अगर देखिए f इक्वल्स टू माइनस म्यू एक्स से कंपेयर करें तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा अपॉन am। तो हम यहाँ बता देते हैं कि हेयर म्यू की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा अपॉन am। तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया था कि O एक इलास्टिक स्ट्रिंग है, O फिक्स पॉइंट है, नेचुरल लेंथ है हमारे पास। इसको खींचेंगे तो उसमें टेंशन होगी। छोड़ा तो हमने ये माना P पॉइंट पर आ गया T टाइम के बाद। P पॉइंट पर आते आते वेलोसिटी क्या होगी, V, और डिस्टेंस क्या रह गई, x। P पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहे थे हम P पॉइंट पर। इसमें क्या करना होता है, फोर्स को फोर्स के इक्वल लिखना है आपको। तो इधर हमने लिख दिया मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, अगर इस तरफ है डायरेक्शन तो नेगेटिव टी लेंगे, अगर इस तरफ डायरेक्शन जाएगी तो हम वहाँ पॉजिटिव टी लेंगे। हमने हुक्स लॉ लगाया, यहाँ पे मैंने लिखा था टी की वैल्यू फॉर्मूला लिख लेना आपने, वो लगा दिया। इसमें हमने क्या किया, m यहाँ लेकर आए, ये हमारे पास बना। हमने बताया कि ये किस फॉर्म में है, f इक्वल्स टू माइनस म्यू एक्स में, और जो इस फॉर्म में होती है हम SHM में बढ़ चुके हैं, वो SHM करती है। म्यू की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, लैम्डा अपॉन am आ जाएगी हमारे पास म्यू की वैल्यू। अब आगे का देखिए अभी स्टूडेंट्स, हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो हमारे पास क्या रहेगा, b लेंथ रहेगी, यानी कि क्या रहेगा, एक्सटेंशन रहेगा, विस्तार रहेगा। जहाँ जहाँ एक्सटेंशन होता है, ये डायग्राम किसका है, SHM का। जहाँ जहाँ एम्पलीट्यूड होता है, एक्सटेंशन होता है, वहाँ वहाँ क्या चलता है, SHM। मतलब इतनी जगह पर तो क्या चलेगा, SHM चलेगा। उसके बाद उसकी क्या आ गई, नेचुरल लेंथ। अब ये देखिए, जितना ये पार्टिकल उस तरफ है, पहले ये B से कहाँ पर आएगा छोड़ने पर, A तक, फिर A से किसको पार करेगा, O को, फिर आगे उतना जाएगा A डैश तक, और फिर आगे उतना ही आएगा B डैश तक। जैसे कि हमने SHM में देखा था, हम जितना इस तरफ खींचते हैं उतना ही वो क्या जाता है, उस तरफ जाता है। इसमें क्या होगा, जैसे ही हम इसको यहाँ तक खींचेंगे, ये O से A तक पड़ा था, O फिक्स पॉइंट है टेबल के ऊपर, हमने इसको यहाँ तक जैसे ही खींचा, पकड़ रखा है, तो वेलोसिटी जीरो है। जैसे ही छोड़ेंगे धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यहाँ तक इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। क्यों, यहाँ तक क्यों बढ़ेगी, ये टेंशन यहाँ तक रहेगी। नेचुरल लेंथ आते ही टेंशन खत्म हो जाएगी। टेंशन बनती इस वजह से है, जो हमने इसको खींचा है उसकी वजह से इसमें टी टेंशन बनी है। जैसे ही ए पॉइंट पर आ जाएगी टेंशन खत्म हो जाएगी, फिर इसकी जो स्पीड है बढ़ना कम हो जाएगी। ये इस ए से लेकर के ए डैश तक कांस्टेंट स्पीड से चलेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कांस्टेंट स्पीड से चलेगी। उसके बाद जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में रस्सी खींचेगी, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होने लग जाएगी, और जैसे ही यहाँ पर आएगी उसकी स्पीड होगी 0, और ये फिर वापस की तरफ आ जाएगी। तो ये हमारा रहेगा। हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमने B से लेकर के पहले B डैश पहुँचेगा पार्टिकल, फिर वापस B डैश से कहाँ आएगा, B पर। ये पूरा टाइम निकालना है। B से पार्टिकल कहाँ पहुँचेगा, B डैश पर, फिर B डैश से आएगा B पर। ये पूरा टाइम निकालना है। वहाँ पहुँचेगा क्यों, एक बार फिर से सुनिए। O से A नेचुरल लेंथ है, हमने A से B तक इसको खींचा, खींच के छोड़ेंगे, इस टेंशन की वजह से स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी। यहाँ तक टेंशन कहाँ तक रहेगी, टेंशन किस वजह से बनी है, एक्सटेंशन की वजह से। एक्सटेंशन यहाँ 0 हो जाती है, क्योंकि इसके बाद नेचुरल लेंथ रह जाती है। यहाँ टेंशन खत्म हो जाएगी, स्पीड बढ़ना भी यहाँ रुक जाएगी। यहाँ स्पीड बढ़ना रुक जाएगी, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन 0 होगा तो हमारी यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगी, कांस्टेंट स्पीड रहेगी। ए से लेकर के जितनी ए इधर है उतनी ही इधर कांस्टेंट स्पीड से जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे स्पीड घटेगी, जितनी लेंथ हमने इधर खींची थी उतने पर ही जाकर वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और फिर वापस आएगी। और ये हमने क्या फाइंड करना है, टाइम।
इस टाइम को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो ये टाइम, 3 हिस्से समझ लो, एक हो गया हमारे पास ये टाइम, और बीच में जो बचा हुआ इस टाइम को मैंने इकट्ठा लिखा। पहले तो ये देखो भी इसको इकट्ठा क्यों लिखा, ये इसकी क्या है, नेचुरल लेंथ। जितनी रस्सी की नेचुरल लेंथ इधर होगी उतनी ही रस्सी को हम इधर भी नेचुरल लेंथ में ला सकते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम लगेगा वो नेचुरल लेंथ का टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इस टाइम को क्या कर लिया, सारे टाइम को इकट्ठा मान लिया t2। ये वाला जो टाइम है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये एक्सटेंशन एम्पलीट्यूड का टाइम है, इसको मैंने क्या मान लिया, t1। और ये वाला टाइम भी एक्सटेंशन एम्पलीट्यूड का है, इसको मैंने क्या मान लिया, t1। अब हमने बस t1, t2 और t1 को फाइंड करना है। हम यहाँ पर बता चुके हैं कि पार्टिकल क्या कर रहा है, SHM, और हमें पता है SHM के अंदर जो एम्पलीट्यूड का टाइम होता है, जो हमने प्रूव किया था, आने का टाइम भी और जाने का टाइम सेम प्रूव किया था, इक्वल होता है। तो इस t1 की वैल्यू होती है π/2√μ। कौन सा वाला टाइम है ये SHM वाला टाइम है, जो एम्पलीट्यूड आयाम हम खुद देते हैं। जो एम्पलीट्यूड आयाम हम खुद देते हैं उसका टाइम का हमें पता है क्या होता है, π/2√μ। आप सोचोगे यहाँ तो ये एम्पलीट्यूड A है, यहाँ B है, तो आंसर में A और B पे फर्क पड़ नहीं रहा, म्यू की वैल्यू हम पुट कर देंगे, म्यू में वो जो आएगा वो पुट कर देंगे। तो ये वाला टाइम तो हमें पता चल गया है भाई, π/2√μ लिखेंगे बाय SHM। या हमने बता दिया पार्टिकल SHM कर रहा है। SHM करता किस जगह पर है, जहाँ पर एम्पलीट्यूड आयाम होता है। एम्पलीट्यूड आयाम क्या होता है, जो एक्सटेंशन हम खुद देते हैं। तो देखो ये नेचुरल लेंथ थी, यहाँ से लेके यहाँ तक रस्सी को हमने खींचा है, तो हमारी वजह से रस्सी में क्या एक्सटेंशन आई है, B। तो ये जो एक्सटेंशन का टाइम होगा वो हम कहाँ से लिखेंगे, SHM के फॉर्मूले से लिखेंगे। और उसका फॉर्मूले, इस टाइम का फॉर्मूला वहाँ हमने प्रूव किया है, आप देखना उस आर्टिकल को पहले, ये आर्टिकल करने से पहले, π/2√μ। तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई t1 की, इसकी भी आ गई बाय SHM। अब हमने क्या फाइंड करना है, t2। तो t2 हम कैसे फाइंड करेंगे वो देख लेते हैं भाई। t2 को कैसे फाइंड करना है हमने, t2 फाइंड करने के लिए एक बार मैं रफ से लिख रहा हूँ, बाद में ये फॉर्मूला बताऊंगा। t2 के लिए हम ये करेंगे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। t2 की डिस्टेंस कितनी है भी, देखो ये टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 2a। और वेलोसिटी देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वेलोसिटी सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ऐसा होगा भी, देखिए मैंने अभी बताया था भी, यहाँ तक खींचा, जैसे छोड़ेंगे धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी, इस A पॉइंट तक स्पीड बढ़ेगी इसकी। A पॉइंट पर आती टेंशन खत्म, उसके बाद A से नेचुरल लेंथ में आ गया, तो A से लेके यहाँ तक वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा, 0। यहाँ एक्सेलरेट हो रहा था, एक्सेलरेट बढ़ रहा था, और यहाँ आते ही हमारा एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0, क्योंकि टेंशन खत्म हो गई। स्पीड बढ़ी किस वजह से रही थी, जो हमने खींचा था, और जो खींचा था वो तो खत्म ही होगा, यहाँ पर पार्टिकल पहुंचा तो स्पीड बढ़ेगी, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट स्पीड हो जाएगी। यहाँ पे आने के बाद नेगेटिव एक्सेलरेशन होएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आते आते ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हमने फाइंड करना है t2 फाइंड करेंगे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी में किस मर्जी पॉइंट की वेलोसिटी लिख सकते हो, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी शो कर सकते हो, क्योंकि कांस्टेंट है हर जगह पर। हमने क्या लिख दिया, a। उससे पहले अब हम यहाँ पे ये देखते हैं, वो बात का काम है। हमें यहाँ बता दिया इक्वेशन क्या है हमारे पास, F = -μx है, पार्टिकल क्या कर रहा है, SHM, म्यू की वैल्यू क्या है, λ/am। अब हमें पता है हमें क्या चाहिए, VA, A पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए। तो पहले हम किसकी लिख लें, P पॉइंट पर क्या होती है, तो हमने ये लिखते हैं, सिंस वी नो वेलोसिटी एट पॉइंट P इन SHM में ये P पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है, फॉर्मूला आपको याद होगा भी, v² = μ a² - x²। ये आपको SHM के अंदर मैंने करवाया है। यहाँ पर हमारे पास A क्या होता है, यहाँ पर A होता है हमारे पास एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड आयाम होता है। यहाँ पर जो हमारा A है ये होता है एम्पलीट्यूड आयाम। इस क्वेश्चन में हमारे पास A की जगह एम्पलीट्यूड क्या दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड आयाम, जो एक्सटेंशन विस्तार जो हम खुद देते हैं वो कितनी है, B। तो यहाँ हम A की जगह क्या पुट करेंगे, B पुट करेंगे। V की जगह पॉइंट P पर वेलोसिटी V ही माननी है, तो V की जगह क्या रहेगा, V ही रहेगा। म्यू की जगह हमने वैल्यू फाइंड करी है λ/am, तो ये हमारा म्यू है λ/am। A की वैल्यू हमने भी बता दी। X जो डिस्टेंस बच जाती है, इसमें भी हमने वो X ही मानी है,
तो x की जगह हमने x ही पुट करना है। ये रखें तो ये हो गया वी स्क्वायर लैम्डा अपॉन ए एम बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास आया है वेलोसिटी का फॉर्मूला आया है एट पॉइंट P। इसको हम एनी पॉइंट भी बोलते हैं, किसी जगह पर ही हो सकता है ये पॉइंट। मैं कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ रोका है, आप कहो कि सर हम इस जगह पे रोकेंगे, हम इस जगह पे रोकेंगे, हम यहाँ रोकेंगे, कहीं पर भी हो सकता है। ये कहाँ आ गया, P पॉइंट की वेलोसिटी आई। क्यों निकाली, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, VA। अब P पॉइंट को जब A पॉइंट पर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, VA आ जाएगा। VA आएगा तो हम T2 फाइंड कर सकते हैं। T1 हमें पता ही है, SHM के फॉर्मूले से π/2 रूट में डायरेक्ट रखेंगे और हमने ये कंप्लीट ऑक्सीलेशन का टाइम ही बताना है कि B से B डैश पे गया, B डैश से वापस B पर आया, इसका हमें कंप्लीट टाइम बताना है। ये वाला टाइम जो है वो SHM से आ जाएगा क्योंकि इसमें एम्पलीट्यूड है, आयाम है, जो कि SHM में होता है। ये भी टाइम वही रहेगा सेम डिस्टेंस का। ये जो नेचुरल लेंथ वाला था इसको T2 से हमने फाइंड कर रहे थे। अब हम ये वेलोसिटी कहाँ पे आई है, P पॉइंट की, हमें कौन सी चाहिए, A पॉइंट की। तो इसको A पर ले चलते हैं अभी, एट A पर वेलोसिटी क्या मान लें, A पर मान लेते हैं वेलोसिटी VA है। ये ऐसे पार्टिकल आ रहा है, A पर क्या मान ली, VA। तो V की जगह क्या लिख देंगे अभी, VA। ठीक है अभी, उसके बाद X। ये देखिए X क्या है, एक्सटेंशन है। यहाँ पे जब पॉइंट था तो एक्सटेंशन कितनी थी, B। P पर आया तो हमने कितनी मानी, X। और जैसे जैसे A पर ही आ गया, अब मेजर कहाँ से कर रहे हैं हम, A से, और पहुँच भी कहाँ के गए, A पर। तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, 0। इसमें जो एक्सटेंशन कहाँ से मेजर करनी है, A पॉइंट नेचुरल लेंथ के बाद वाली, तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगी, 0। तो ये पुट करें तो हमारे पास आ गया VA का स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन AM B स्क्वायर। तो ये VA की वैल्यू हमारे पास बनेगी, B जो अंडर रूट हो जाएगा इधर आके, B बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो ये बनेगा लैम्डा अपॉन AM। ये हमारे पास बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारी बनेगी 2 और इसको मैंने क्वेश्चन नंबर दे दिया 3। अब हम ये T2 टाइम जो फाइंड करना था वो फाइंड कर लेंगे। ये फॉर्मूला मैं दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ कि T2 फाइंड हमने करना है। तो अब हम निकालते हैं T2, क्योंकि निकालना इसके अंदर टाइम ही है, हमें पूरा टाइम निकालना है ऑक्सीलेशन का, जिसके अंदर ये आएगा T1 आएगा, T2 आएगा, T1 आएगा। T1 हम डायरेक्ट SHM से लिख रहे थे, T2 के बारे में बताते हैं। नाउ T2 पहले बता दो कि T2 कहाँ से कहाँ तक का टाइम है, टाइम फ्रॉम A टू A डैश, A से A डैश का टाइम हमने क्या माना है, T2। तो T2 की हम ये लगा रहे हैं सिंपल फॉर्मूला जो होता है हमारा टाइम निकालने का, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि नेचुरल लेंथ में चल रहा है। एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ से बढ़ रहा था, यहाँ एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो डिस्टेंस तो हमारी क्या है, A प्लस A 2A। वेलोसिटी हमने VA लिख देते हैं एक बार, और उसकी वैल्यू हमारे पास ये रही। तो ये हमारे पास T2 की वैल्यू आ जाएगी 2A, यहाँ बचेगा B, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि क्या ना, लैम्डा अपॉन AM। तो यहाँ आना था लैम्डा अपॉन AM, AM ऊपर आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारा आ गया T2 इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, कंप्लीट ऑक्सीलेशन का टाइम बताएंगे कि एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन का टाइम हमारे पास क्या होगा। तो अब हमने इसको ये बताना है कंप्लीट ऑक्सीलेशन का टाइम। तो हेडिंग डालेंगे टाइम ऑफ वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन, एक चक्कर का एक पूर्ण चक्कर का समय, एक पूर्ण चक्कर का समय। तो पहले टाइम देख लो भी, हमने B से आए हैं और वापस B डैश पर ही आना है। B से आएंगे तो पहले चलेंगे T1 T2 T1, फिर वापस जाएंगे तो फिर T1 T2 T1, वापस भी तो जाना है। तो ऐसे अगर आप देखो तो T1 तो आएगा 4 टाइम्स और T2 आएगा 2 टाइम्स। कैसे, पहले जब आए तो एक बार चला, जब आ रहे थे तो इसको भी चला, 2 T1 हो गए, वापस जाते वक्त तीसरी बार हो गया, और वापस जाते वक्त ये चौथी बार हो गया। ऐसे ही आते वक्त और जाते वक्त T2 भी 2 बार चला गया। तो T1 तो हम लिखेंगे यहाँ पर
π/2 रूट म्यू हम SHM से लिख रहे हैं, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड जो हमने एक्सटेंशन दिया ना वो वाला है, और एम्पलीट्यूड वाला SHM में क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। T2 हमने निकाला है, तो ये हमारे पास T2 की वैल्यू आई है 2a am/λ, यहाँ पे आ गया हमारे पास b। ये कट करें तो यहाँ होएगा 2π/μ की वैल्यू ये रही λ/am प्लस 4a/b am/λ। यहाँ भी हमने क्या किया है, ये यहाँ पे अगर देखें म्यू की वैल्यू पुट की थी ये रही, वैसे ही यहाँ भी हमने क्या की है, म्यू की वैल्यू पुट की है ये वाली। ठीक है भाई, आप लिख लीजिएगा साइड में, ये म्यू की वैल्यू कहाँ से आई है, /2। कॉमन क्या आ रहा है दोनों में से, दोनों में से कॉमन आ जाएगा 2am/λ। यहाँ बचेगा हमारे पास पाई, यहाँ बचेगा प्लस 2a/b। तो ये हमारा कंप्लीट ऑक्सीलेशन का एक पूरे चक्कर का क्या है, टाइम है। इस चीज़ को बस आप ध्यान रखिएगा कि ये जो हाथ से यहाँ तक जो हमने खींचा है, खुद खींचा है, उसको एम्पलीट्यूड आयाम बोलते हैं। वही काम हमने SHM में किया था, तो यहाँ का टाइम तो मैंने SHM से यूज़ कर लिया, ये भी और ये भी। O से जितना इधर है उतना ही इधर होएगा, O से इधर इस तरफ कितना है a + b, उधर भी कितना होगा a + b। ये जो नेचुरल लेंथ का टाइम है ये हमने फॉर्मूले से फाइंड कर लिया, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी से। T1 हमने डायरेक्ट SHM से लिखा है। अब ये हमने फाइंड करना था डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस तो पता है T2 कितनी है, T2 के यहाँ से यहाँ तक T2 है तो डिस्टेंस है 2a। वेलोसिटी देखनी है, हमने कहा भी a पर फाइंड करते हैं va। उससे पहले हमने कहा हमें कहाँ पता होना चाहिए, P पॉइंट पर। ये हम कहाँ से लेके आए थे, हमने कहा कि SHM के अंदर P पॉइंट पर ये वेलोसिटी होती है। यहाँ पर a क्या होता था, a होता था हमारे पास एम्पलीट्यूड आयाम। इस क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड कितना है, b, तो a की जगह हमने b रखा। वेलोसिटी P पॉइंट पर हमने v ही मानी हुई है, म्यू की वैल्यू वो हमने फाइंड कर ली, पुट किया, ये हमारे पास आ गया P पॉइंट पर। हमें कहाँ का चाहिए, va, तो हमने कहा इसको a पर ले चलो भी, इसको a पर लेके गए, a पर लेके गए तो v की जगह हमने वेलोसिटी va रख दी। x इसके बाद ही बनता है, एक्सटेंशन इसके बाद ही बनती है। यहाँ पर आएंगे तो एक्सटेंशन 0 है, तो x की वैल्यू 0 की, ये va आया, यहाँ से हमारा T2 फाइंड हुआ। और टोटल हमने अगर कंप्लीट ऑक्यूलेशन बोलेगा कभी भी हो तो हमने ये फाइंड करना होता है। तो इसके लिए हमने ये काम कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया। थैंक यू स्टूडेंट्स। क्वेश्चंस हम इसके नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, आप इसको 1-2 बार रिपीट कीजिएगा, देखिएगा।